सो आज हम लोग इंडो ग्रीक अम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर इनका एक रूल रहा है। वैसे अगर आप पीछे एक बार जीएस का पेपर देखेंगे तो यहाँ से भी वही वाला सवाल इनका आर्ट एंड कल्चर पूछा गया है। अब इनका आर्ट एंड कल्चर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इंडिया के ऊपर आर्ट एंड कल्चर में इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी फिर वो इन टर्म्स ऑफ आपके पैलेस हो या फिर करेंसी की बात हो, तो आज उसको नोट भी करेंगे। और सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका ओरिजिन किस तरीके से होता है, इंडिया में ये कैसे आ गए और बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि ये लोग जो है इंडिया की ओर मूव हुए। अगर हम थोड़ा सा पहले पीछे एक बैकग्राउंड देख लें तो हमारे लिए कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। बैकग्राउंड में क्या चल रहा था वो ज़रा देख लेते हैं। आप सब जानते हैं कि जैसे ही मौर्यन डायनेस्टी का डाउनफॉल हुआ और इस डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद हमें इंडिया में कोई ऐसा रूलर नहीं देखने को मिला जो इंडिया को यूनाइट कर सकता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कोई किंग नहीं था जिसने इंडिया को कंप्लीटली डिफेंड कर पाता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद जिसका कंट्रोल यहाँ पे आया था वो सुंगा डायनेस्टी थी। सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्रा एरिया के ऊपर अपने कंट्रोल को बहुत अच्छे से कर लिया था, और क्योंकि यहाँ से इंडो ग्रीक के ऊपर भी ये अटैक करते हैं। लेकिन क्योंकि समय बीतता गया, जैसे ही पुष्यमित्र सुंगा की डेथ होती है और फिर उनके सक्सेसर आते हैं, तो हमें ये लगता है कि इस समय कुछ खास नहीं हो पाया, तो अच्छा नहीं हो पाया। रीजन खाली ये था कि मौर्यन एम्पायर के बाद जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था वो बहुत अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया था। सो ये जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है ना, ये आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको काफी सारा जो है डिक्लाइन और डिवीजन देखने को मिला। डिक्लाइन भी हुआ और डिवीजन, तो जिस जगह का डिक्लाइन और डिवीजन हो वो आगे नहीं बढ़ पाती। असुंगा के लिए हम ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत उन्होंने मगध रीजन के ऊपर बहुत अच्छा से कंट्रोल किया, बट फिर उस वही वाला कहानी चलती रही कि सुंगा के जाने के बाद सर कानवा लोग आए। एक कानवा डायनेस्टी आती है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनका भी रूल बहुत कम, कोई नियर अबाउट 45 ईयर के लिए रहा, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर कानवा डायनेस्टी का भी ये था कि कोई वीक ऐसा कोई खास किंग नहीं आया कुछ कि ऐसा कर ले, और उनको लेटर जो है अपनी बड़ी डायनेस्टी जिसके बारे में हमने कल कंप्लीट किया, और उसको सत्यवाहन डायनेस्टी जो है वो हरा देगी। अब ये उम्मीद थी कि शायद ये डायनेस्टी थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे खासे रूलर थे, जिसमें गौतमीय पुत्र सतकर्णी के बारे में हमने बात की। ओरिजिनली दे आर फ्रॉम द डेक्कन साइड। तो इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से वापस जो लॉस हुआ है मौर्यन डायनेस्टी के बाद उसको कंट्रोल किया जाए। बट इनके ऊपर भी प्रॉब्लम ये थी कि सेंट्रल एशिया और नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज जो हमारे थे कंटिन्यूसली इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। कंटिन्यूसली अटैक करने का मतलब ये है ज़्यादातर द इंडो ग्रीक्स। तो इनको हराने के पीछे शायद हम ये कह सकते हैं कि शायद ये डायनेस्टी थोड़ी और सरवाइव कर लेती। लेकिन जब आप बार बार आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो इंडो ग्रीक लोगों ने इनको सस्टेन नहीं करने दिया। कंटिन्यूसली वॉर करना किसी भी डायनेस्टी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और इनको ज़्यादा अटैक जो है वो कहाँ से हो रहा था? वो हो रहा था नॉर्थन वेस्ट साइड से, क्योंकि यहीं से आपके इंडो ग्रीक जो है वो इंडिया की ओर एंटर भी होंगे। सो ये भी देखने को मिला कि सत्यवाहन डायनेस्टी को अ, थोड़ा सा कमज़ोर करने के पीछे, और उसके बाद ये भी देखा कि हमने उनकी खुद भी कुछ गलतियां थी जिसमें वो लैंड ग्रांट सिस्टम प्रोवाइड कर देते थे। उनके फ्यूडिटरीज जो थे मिनिस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। फिर बाद में उनकी जो बुद्धिज़्म या आप ये कह सकते हैं ब्राह्मणिज्म वो ज़्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि अपनी सारी अच्छी अच्छी ज़मीनें उन्होंने दी। वो भी एक इशू था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडो ग्रीक किंगडम जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ और इन्वेड जब किया गया, इट वॉज इन्वेडेड बाय वन पर्सन। और क्योंकि आप सब जानते हो कि इंडो ग्रीक जो है सीरियन अंपायर से अलग हुआ था, और सीरिया से अलग होने के बाद ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो अपने आप को स्ट्रांग बना पाता, मतलब बहुत सारी चीजें थी। और इसका सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो जाता है किंग डेमिट्रस। ये वो हैं जिन्होंने इस किंगडम की या इस अंपायर की शुरुआत की।
खुद तो नहीं की, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने रोड मैप बनाया कि किस तरीके से हम इंडिया के ऊपर रूल कर सकते हैं। अब देखना ये भी होगा कि ये कहाँ पे आएंगे, किस तरीके से रूल करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत बड़ा नाम है, और डेफिनेटली क्योंकि फॉरेनर्स हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि फॉरेनर्स अगर इंडिया के ऊपर रूल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये है कि उनके पास अच्छी खासी नॉलेज है, और एक अचानक से एक नई डायनेस्टी रूल करने आ जाए, क्योंकि अभी तक तो लोकल रूल कर रहे थे ना। अच्छा, इंडो ग्रीक के बारे में थोड़ी सी और बैकग्राउंड अगर हम ले लें, तो जब हम वर्ड लिखते हैं ना इंडो, फिर हम लिखते हैं इसको ग्रीक, ये दो शब्द हैं, और इसको पूरी तरीके से हम किंगडम लिखते हैं। तो किंगडम यानी कि ये बात तय है कि बहुत बड़ा किंगडम था। बहुत जगह अगर आप देखेंगे तो इनको हम ग्रीकों के नाम से भी जानते हैं, यानी ये शब्द भी यूज किया जाता है इनके लिए, ग्रीको इंडियन किंगडम भी बोला जाता है। तो इस पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको कि नाम जो है ये वैरी करता है, तो दोनों नाम में आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, कोई इतना बड़ा डिफरेंस आपको नहीं है। अच्छा, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के अंदर इनको एक नए नाम से पुकारा गया है। मोस्टली इनको हिस्टोरिकली हम लोग यानी कि इंडियन साइड हिस्टोरियन इनको जो नाम देते हैं, इनको बोला जाता है यावना, यावना किंगडम। यानी इंडो ग्रीक से जो भी रूल करने के लिए आया इंडिया में, उनको यावना कहा जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन परस्पेक्टिव से क्या कहते हैं, और इंग्लिश परस्पेक्टिव से तो इंडो ग्रीक कह लें या ग्रीको इंडियन किंगडम कह लें। अब इस शब्द को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये शब्द क्यों ऐसा कहा गया है, यावना ही क्यों वर्ड यूज किया गया है, तो अगर हम इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की बुक देते हैं तो ये मेंशन करते हैं कि यावना बेसिकली पूरा प्रॉपर वर्ड नहीं है। जो एक्चुअल वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है यावना राज्य, वो एरिया जो ग्रीक लोगों के अंडर है, उस एरिया को यावना राज्य कहा जाता था। एक राजा हुआ करता था जो पूरी तरीके से कंट्रोल करता था। तो अगर कभी ऐसा हो कि जब आप आंसर लिख रहे हो या फिर प्री के परस्पेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछा, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है। और बाद में इन्होंने अलग अलग नाम भी टर्मिनोलॉजीज पे भी दिया गया। एक चीज बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट आपको और याद रखनी पड़ेगी कि जब हम ग्रीक लोगों का वर्ड यूज करते हैं, या आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि जब भी इनको बोला जाता है एक और वर्ड यूज किया जाता है, और शायद में भी उस समय भी आप कंफ्यूज ना हो, एक और वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, दैट इज द हेलिन, हेलिनिस्टिक, हेलिनिस्टिक पीरियड भी कहा जाता है। तो ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा अगर इस तरीके से पॉइंट पूछा जाए, दैट विच पीरियड इज नोन एज ए हेलिनिस्टिक पीरियड। आखिर ये पीरियड क्या था? चलिए मैं मान लेते हैं कि इंडो ग्रीक तो समझ में आता है, ग्रीक से बिलोंग करने वाले या ग्रीको बिलोंग करने वाले। चलिए यावना भी मान लेते हैं क्योंकि इंडियन नाम दिया है तो फिर भी इजी हो जाता है। अगर सवाल थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट में वो हेलेनिस्टिक पीरियड पूछ डाले कि इंडिया के हेलेनिस्टिक पीरियड के बारे में आप बताएं, तो मे भी आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब ये सारा इनका बैकग्राउंड है, ये शुरुआत क्या से हुई। बेसिकली ये वो पीरियड है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल, क्लासिकल एंटी, क्लासिकल एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मींस वो चीजें, वो आर्ट जो उस समय बनाया गया, द पीरियड लाइक जब इंडिया के अंदर एक द पीरियड ऑफ ए मेडिटेरियन, द पीरियड, इस पीरियड को ये क्यों कहा गया द पीरियड ऑफ मेडिटेरियन history of India, means we can simply call the death of, between the death of Alexander। आप सब जानते हैं कि जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, एक बहुत बड़ा नाम था, और उनका एक बैटल में जो डेथ हुई थी, और फिर रोमन एम्पायर का जो एक एमरजेंस हुआ, ये क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है तो मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बेसिकली हेलेनिस्टिक पीरियड वो पीरियड है जहां पे हमें एक बिल्कुल डिफरेंट आर्ट, इन्होंने अपने साथ कुछ ऐसा आर्ट लाया जो कि आज भी अगर आप फिगर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इनकी बड़े यूनिक से फिगर्स पिक्चर दिखाए गए हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर की डेथ होने के बाद एक नया एमरजेंस होता है, एंड दैट एमरजेंस इज नोन एज अ रोमन एम्पायर। और हमें ये पता चलता है कि जो ये पीरियड था पर्टिकुलरली हेलेनिस्टिक एरा,
इसको क्लासिकल ग्रीस पीरियड भी कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब ग्रीक बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ, एक्सपैंड हो गया इन टर्म्स ऑफ सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, यानी कि इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा आगे ले लिया। अ, आप ये कह सकते हैं कि टेरिटोरियल कॉन्केस्ट ज्यादा करने लगे, और लोग काफी सारे एरिया जो है एंशिएंट ग्रीक के अंडर। मैं ये इंडिया की हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, ये ग्रीक की हिस्ट्री के हिसाब से है। और फिर उनका कल्चर आ गया, फिर उन्होंने अपने तरीके से बहुत सारे आर्ट बनाए। और आप अगर उनकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी नई चीज़ें उन्होंने स्टार्ट भी की, और डोमिनेंस भी हुआ। बाद में वही चीज़ें इंडिया के अंदर भी यूज़ की गई, और इसलिए हम लोग इनको इंडिया में हेलेनिस्टिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो उनके आर्ट की वजह से ये सारा कंसेप्ट दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि जब ये इंडिया की ओर आए, अब तो ये है कि हम इनको किन किन नामों से पुकार सकते हैं, या फिर इनको इंडो ग्रीक कह लें, ग्रीको इंडियन किंगडम कह लें, यावना किंगडम कह लें, यावना राज्य कह लें, या फिर हेलेनिस्टिक पीरियड कह लें। तो ये सारे नाम इन्हीं के हैं, कोई डिफरेंस इनमें तो है नहीं। लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इंडिया के अंदर इनकी शुरुआत बेसिकली कैसे हुई। हमें ये पता चलता है कि जब हम इंडो ग्रीक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि इन्होंने सबसे पहले जो एरिया कवर किया था, यानी कि लोकेशन हमें जो पता चलती है, जिसके ऊपर आर एस शर्मा की बुक के चैप्टर नंबर 15 में, यानी सेंट्रल एशिया कॉन्टेक्ट इन दियर रिजल्ट, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो लोकेशन में हमें क्या बताया गया कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर इन्होंने अटैक किया। वेरियस पार्ट ऑफ, अब यहां से शुरुआत होती है कि भारत के ऊपर किस तरीके से ये कंट्रोल करेंगे। ग्रीको किंगडम कवरिंग ए वेरियस पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। सबसे पहले आपका ये एरिया आपके हाथ से निकल गया। देखिए, आप अफगानिस्तान के एरिया के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए अब नॉर्थ का साइड जो है ना वो खतरे में आ जाएगा। यानी अफगानिस्तान से, मुझे अभी याद है जब हमने वैदिक एरा पढ़ा था, तो जब आर्यंस लोग जब यहाँ पे आए थे तो वो पहले अफगानिस्तान ही आए, और वहीं से होते हुए वो फिर बाकी के एरिया यानी कि पंजाब, फिर उसके बाद फिर इंडिया के साउथर्न साइड में वो गए। तो सेम वही कहानी जो है हिस्ट्री रिपीट कर रही है कि ये लोग अफगानिस्तान में पहले ठहरे, और अफगानिस्तान से एंड फिर वहां से इन्होंने एंड दे जो एरिया इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, दैट वाज द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहां से होती है इनकी शुरुआत। तो अगर आप यकीन माने, फ्रॉम मुगल्स को लेके चलें आप, या फिर बाकी आर्यंस को भी लेके चलें, सब कुछ जो तैयारी होती थी वो अफगानिस्तान से होती थी, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता था कि भाई हमें आगे ये करना है। तो ये वो एरिया जो है आज थोड़ा सा पाकिस्तान का एरिया भी है, और वहां से इन लोगों ने शुरुआत कर ली। अभी याद रखिएगा कि जब ये लोग इंडिया की ओर आने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो इन्होंने एरिया अपने अंडर किया और कैपिटल बनाया, और इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो था तक्षशिला का एरिया। अब ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सबको याद होगा जब हमने बुद्धिज्म पढ़ा था और फिर मौर्यन एम्पायर पढ़ा था, ये एरिया उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये एरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद है कि अशोका यहाँ के गवर्नर भी बने, और उन्होंने यहीं से अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी शुरुआत की। अब तक्षशिला एरिया से क्या हुआ, ये एरिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलेगा कि डेमेट्रस यहीं से अपने 2 कमांडर्स को इंडिया भेजेगा और कहेगा कि आपको अटैक करना पड़ेगा। और उसी में से एक जो थे वो या तो उनको आप मलिंडा कह लें या मनिंडर कह लें, और उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन अभी रुकिएगा, अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि इनका कैपिटल क्या था, और जो ये इन्होंने यहाँ इंडिया में आके जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्पैक्ट भी इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इनकी कॉमन लैंग्वेज जो थी वो ग्रीक थी, तो इसीलिए इनको ग्रीक को किंगडम भी कहते हैं। और साथ में सर एक और बड़ी अच्छी चीज़ पता चली कि इन्होंने पाली का भी इस्तेमाल किया है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जो स्क्रिप्ट यूज हुई है ना सर, यहाँ पे ये हुई है स्क्रिप्ट यूज दैट इज नोन एज खरोष्टी। आपको याद है खरोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल अशोका के टाइम पे हुआ था, जब अफगानिस्तान के अंदर हम पढ़ते हैं। और सर क्या इन्होंने और भी कोई लैंग्वेज की यूज की गई, तो हमें ये पता चलता है कि इनके टाइम पे संस्कृत का भी इस्तेमाल हुआ है।
क्योंकि देखिए भाई, ये इसलिए ये इतनी सारी लैंग्वेज अपने साथ रख रहे हैं, क्योंकि इनको इंडिया का कल्चर समझना। अगर इन्होंने इंडिया का कल्चर समझ लिया तो इंडिया के ऊपर अटैक करने में और इंडिया को अब कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अंग्रेजों ने किया, वो भी आए, उन्होंने संस्कृत सीखी, उन्होंने हिंदी सीखी, उन्होंने इंडिया के कल्चर को समझा, और फिर इंडिया के ऊपर। उसके बाद एक और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे उस समय प्राकृत लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हुआ है। और फिर हो गई आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी दो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल इस समय भी किया गया है। तो मुझे कोई आप ये कह सकते हैं कि सर डेफिनेटली फिर इंडिया के कल्चर और उसके लैंग्वेज पे तो इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ग्रीक ऐड हुई है। पाली तो प्राकृतिक और संस्कृत लैंग्वेज तो पहले भी चलती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, इन्होंने इंडिया के ऊपर जो सेकंड इम्पैक्ट आया इनकी वजह से, वो ये था कि ये इंडिया के अंदर ना मोनार्की सिस्टम का रूल, और ये वो मोनार्की नहीं है सर, ये चलने वाला था एब्सोल्यूट मोनार्की। इनका मानना था कि जितनी भी छोटे लोकल डायनेस्टीज हैं उनको हमने फिनिश करना है, और यहाँ पे कंप्लीटली एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम लाना है। और फिर आप जानते हैं कि ये कंसेप्ट देने वाले जो था, उनका नाम आपको याद होगा, जिन्होंने इसकी शुरुआत की वो थे डेमिट्रस, डेमिट्रस फर्स्ट। तो इन्होंने इंडिया को कंट्रोल किया, किंग थे। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये उस समय मेलिंडा को नहीं बोलते कि भाई तुम्हें यहाँ जाना है, तो सब कुछ इन्हीं की वजह से। और जो दूसरा एब्सोल्यूट इस समय ग्रीक में हमें जो पढ़ना है, जो इनका किंग रहा, उसका नाम है स्टैटो, स्टैटो थर्ड। ये दो नाम हमें पता चलते हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रूल इंडिया के ऊपर किया। और डेमिट्रस से शुरुआत होता है, और फिर इन्होंने काफ़ी काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें बना दी, और इस तरीके से इंडिया के अंदर एक नया किंगडम बन गया। और इस किंगडम को हमने एक नया नाम दिया, इंडो ग्रीक एम्पायर। अब वो आगे बात पढ़ेंगे कि किस तरीके से रूल हुआ, बट दिस वाज द मेन। अब सवाल ये बनता है कि सर ज्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम क्या इंडिया के किसी रिलीजन के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा, कि जैसे लैंग्वेज के ऊपर हमें पता चलता है। तो अब जरा ये बात कर लेते हैं कि रिलीजन क्या है, इन्होंने क्या क्या चीजें। तो हमें ये पता चलता है कि ज्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम जब ग्रीक लोग यहाँ पे आए, जो हायर लेवल हमें देखने को मिला वो ये था कि बुद्धिज्म ज्यादा था। अब वो इसलिए भी होगा क्योंकि इनके बहुत सारे जो रूलर्स हैं वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिलीजन इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ, दैट रिलीजन इज नोन एज हेलिनिज्म। ये याद रखिएगा, यहां से एक और नए रिलीजन की शुरुआत होगी। तीसरा रिलीजन हमें यहाँ पे देखने को मिला, दैट इज द हिंदुइज्म। अब यहाँ पे आपको एक रिलीजन जो है वो मिसिंग दिख रहा है, यानी जैनिज्म मिसिंग देखने को मिलेगा। फिर आपके पास जो आज भी इंडिया में चलता है पारसी लोगों का ज़ोरेस्ट्रियनिज्म, ये एक और रिलीजन जो है इंडिया के अंदर एंटर हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर इट वाज अ मिक्सचर ऑफ ए ग्रीक एंड इंडियन रिलीजन, यानी कि ग्रीक और इंडियन रिलीजन मिक्स हो गया। तो आज भी अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के रिलीजन देखने को मिलते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो ग्रीक एम्पायर की वजह से इंडिया के ऊपर पड़ा। ये तो हमने बात कर ली इनकी कि किस तरीके से इंडिया में आए, और कितना एक इम्पैक्ट इनकी वजह से पड़ा। ये तो रिलीजन की बात होगी, फिर लैंग्वेज की बात होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें हुई। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है यहाँ पे, और वो है मलिंडा पाना। और क्योंकि उन्होंने उस समय बुद्धिज्म को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब इनिशियली कंसेप्ट जरा देख लेते हैं कि इनिशियली हुआ क्या था इंडिया के अंदर, क्योंकि इनके भी फेज वाइज हैं। हम सबसे पहला फेज पढ़ते हैं कि इनिशियल फेज प्रेजेंस ऑफ क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब ये आए, पहली बार इन्होंने कदम रखा। तो जरा इनका इनिशियल फेज पढ़ लीजिए। तो इनिशियल फेज में हमें पता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में आए होंगे तो एक ही दिन में सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रूल किया है ऑफ ग्रीक इन इंडिया। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सर पहले क्या हुआ, फर्स्ट फेज कैसा था, सेकंड फेज में कितनी चेंज आई, थर्ड फेज में क्या हुआ। आप सब जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो जर्नल थे जिनका नाम सेल्यूकस नेक्टर था। अब थोड़ा सा आप और पीछे चले जाइएगा, सेल्यूकस नेक्टर के बारे में आपने सुना होगा। सेल्यूकस नेक्टर जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं इनिशियल फेज बता रहा हूँ, फिर लेटर में तो बहुत सारी चेंज हुई। और इन्होंने एक अंपायर फाउंड किया था, फाउंडेड एंड अ वेरी मेजर एम्पायर कॉल्ड द
सेल्यूकिड। आई होप आपने इससे पहले भी ये नाम सुना होगा, सेल्यूकिड। अपने ही नाम से रखा था सेल्यूकिड एम्पायर। ये जर्नल थे सेल्यूकस नेक्टर के, आफ्टर दे अलेक्जेंडर इन्वेडेड द नॉर्दर्न वेस्टर्न ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो शुरुआत करवाई वो करवाई सेल्यूकस नेक्टर ने। फिर इनका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक अटैक होता है, आपको याद होगा। चंद्रगुप्त इनको रोक देते हैं कि आपको अटैक नहीं करना है। उस समय मौर्यन एम्पायर बहुत स्ट्रांग भी थी। और सेल्यूकस नेक्टर का वॉर जो है, ये मैं थोड़ा पीछे ले रहा हूँ कि इनिशियली फेज इनका कितना वीक था, अचानक से इनके पास किस तरीके से। तो सेल्यूकस नेक्टर का ये था कि भाई इंडिया के ऊपर तो मुझे रूल करना है, और मेरे जर्नल ने भी मुझे मतलब मेरे साहब ने मुझे बताया कि यानी कि मुझे तो अलेक्जेंडर ने बताया कि आपको अटैक करना है, लेकिन आपको याद होगा देयर वॉज अ वॉर। वॉर होती है, वॉर बिटवीन, द वॉर वॉज बिटवीन द चंद्रगुप्त मौर्य। हम पीछे चले गए हैं वापस ताकि हमें थोड़ा सा पता चले। चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ लड़ाई करेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय बिल्कुल स्ट्रांग थे, उनके साथ कौटिल्य थे, तो वो हार गए। तो अब सेल्यूकस नेक्टर ने क्या किया कि उसकी जो टेरिटरी थी, तो वो टेरिटरी ना वो सरेंडर कर देगा। ही सरेंडर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट पार्ट। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रीक लोगों का उसी टाइम कंट्रोल हो गया होता अगर उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने कंट्रोल या वो स्ट्रांगनेस ना दिखाई होती। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट टू द वेस्ट जो था, वो गिफ्ट के तौर पे वेस्ट ऑफ द इंडस, ये इंडस के साइड में सारा एरिया जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बोलेंगे कि भाई तुम रख लो, मैं जा रहा हूं। अब तो वॉर भी उसमें, और इसी एरिया के अंदर जो मौर्यन अंपायर को एक अच्छा एरिया मिल गया जो सेल्यूकस नेक्टर की वजह से, क्योंकि सरेंडर कर दिया है, तो सरेंडर में जो एरिया उनको एक और बड़ा खास मिला था, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो एरिया था आपका हिंद कुश। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यही एरिया आप जो है हिंद कुश एरिया, अब ये एरिया ग्रीक को वापस मिल गया। यानी कि एक वक्त था ये एरिया सरेंडर किया गया था, अब ये वही एरिया जहां से तैयारी की जा रही है, क्योंकि मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि डेमेट्रस जो है वो इसी एरिया से जो है तैयारी करवाएंगे, और अपने दो कमांडर्स को भेजेंगे कि आपको इंडिया के ऊपर अटैक करना है। लेकिन यही कभी एरिया जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस नेक्टर की वजह से मिला था, और ये गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि वॉर तो वो हार ही चुके थे। अभी अगर आज के टाइम पे आपको ये पता करना पड़े कि हिंदकुश कहाँ है, तो हिंदकुश भाई है अफगानिस्तान में। वैसे भी यहाँ से बहुत सारे भूकंप वगैरह बहुत आते हैं, तो ये अफगानिस्तान की आप बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो देखते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक बाउंड्री जो है वो है। और ये खाली अफगानिस्तान के एरिया को टच नहीं करता है। अगर आप देखेंगे तो हिंदकुश जो है बेसिकली अफगानिस्तान प्रेजेंट जो उसका लोकेशन है, और दूसरा एरिया आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान का एरिया। तो ये दोनों एरिया, मैं तभी कहा जो सबसे ज्यादा अटैक होते थे वो इसी साइड से होते थे, और ये मौर्यन किंग को उस समय दे दिया गया। मौर्यन किंग ने इनको संभाल, क्योंकि अशोका की हमें इंस्क्रिप्शन भी वहां पे मिली है। अब ये जो वॉर होती है सेल्यूकस नेक्टर के साथ, तो सेल्यूकस नेक्टर चले जाते हैं। फिर हमें पता चला था कि मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका की बुक में मेंशन किया है इस वॉर के बारे में। तो उन्होंने ये कहा है कि जब मैं यहाँ पे आया, मैगस्थनीज को यहाँ पे उनके कोर्ट में भेजा गया, क्योंकि वो भी ग्रीक थे। मोरियन कोर्ट में डेमिकस और डोनिसिस वेयर दे अदर रेजिडेंट ऑफ द मोरियन कोर्ट। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने एक रिश्ता अच्छे से बनाने की, फिर बहुत अच्छी दोस्ती भी होगी इंडो ग्रीक के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्यन अंपायर के टाइम पे ग्रीक कम्युनिटीज जो थी, ये मैं जो क्लियर करने की कोशिश, आपको दिमाग में ये ना हो कि अचानक से आ गए। कोई भी अंपायर एक दिन में खड़ा नहीं होता है। क्या कोई मौर्यन डायनेस्टी से उस समय गलती तो नहीं हुई? यानी जैसे ही ये हारता है तो उसी समय मौर्यन किंग के अंडर कुछ कोर्ट्स में कुछ लोगों को भेजा जाता है, जिसमें मेगास्थनीज का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने तो उसके ऊपर एक हिस्ट्री भी लिख दी है। और मेगास्थनीज को भेजा भी जाता है इसी चीज के लिए कि आप देखिए वो क्या कर रहे हैं। और इन द मौर्यन एम्पायर जो ग्रीक कम्युनिटीज थी लिव्ड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। यानी हम ये गलती किसके ऊपर चढ़ाए, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये है कि इन द मौर्यन एम्पायर, आप ये नहीं कह सकते ना कि आपने उस समय क्या गलती की है कि जब मौर्यन एम्पायर यहाँ पे रूल कर रहा था, तो क्योंकि रिलेशंस फिर बाद में बहुत अच्छे हो गए, जो ग्रीक कम्युनिटीज थी वो कम थे या ज्यादा थे, लेकिन ये कहना
कि सर ये इनिशियली ये पहला फेज पढ़ रहे हैं हम, ये इनिशियल फेज है ग्रीक कॉलम का। तो आप अचानक से ऐसा तो नहीं बता सकता ना कि अटैक किया और आज ही आ गए। तो ये तो मौर्यन टाइम पे ही यहाँ पे थे, लेकिन उस समय इनका रूल नहीं था। अब ये कह सकते हैं छोटे मोटे थे, एक जगह पे रहते थे। तो ग्रीक कम्युनिटी उस टाइम पे भी थी। और ये कहाँ पे रहते थे? लिव्ड इन द एरिया, लिव्ड इन द नॉर्दर्न, ये आपके नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट। एंड इट इज एज एविडेंट, अगर आप देखेंगे अशोका के रॉक एडिक्ट साइट आपको देखने को मिलते हैं, उसमें मेंशन भी है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली फेज में सेलिकस नेक्टर से जब हार गया तो कुछ कम्युनिटीज जो है वो इंडिया के अंदर ही रही। अच्छा, फिर ये भी मेंशन किया गया है बुक के अंदर कि जो मौर्यन किंग थे, खुद चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मौर्याज आए, उसमें फिर आप बिंदुसारा भी ले लें, चंद्रगुप्त मौर्य को भी ले लें, अशोका को भी ले लें, तो आप सबका नाम ले सकते हैं कि मौर्याज ने एक काम कंसेप्ट क्लियर किया था कि मौर्याज टेक केयर ऑफ, पूरी तरीके से इनका केयर होगा, केयर ऑफ द फॉरिनर्स, जितने भी इंडिया के अंदर लोग आए और फिर वो यहीं पे रुक गए, फॉरिनर्स लाइक यावना। और यहां से ये हुआ कि यार ये एरिया जो है ये यावना का एरिया, उनको यावना पुकारा जाता था। एंड उसी के साथ कुछ और लोग थे, दैट इज कॉल्ड ए पर्शियंस। तो इंडिया की हिस्ट्री के अंदर यावना और पर्शियंस पहली बार, ये नहीं है कि आप कहेंगे सर कि अचानक से सर ये हुआ और उन्होंने अटैक कर दिया और इंडिया गुलाम बन गया। मैं तभी बहुत बड़ा क्लैरिटी से बताता हूं, एक दिन में कोई भी ऐसा नहीं होता है। आप ये कहेंगे कि सर डेमेट्रस ने आया और उसने मिलिंडा को भेजा और इंडिया जो है, आपको ये देखना पड़ेगा डॉट एंड डॉट की पहले क्या गलती हुई है और वो गलती फिर सुंगा टाइम पे क्या हुआ। तो कुछ चीजें मौर्यन टाइम पे ही चल रही थी। अब ये है कि उस समय मौर्यन डायनेस्टी का पावर इतना बड़ा स्ट्रांग था कि ये कम्युनिटी कुछ नहीं कर पाती, और ये तो फॉरेनर थे। उसके बाद ग्रीक वेयर, जो मेनली जो उस समय के ग्रीक्स हुआ करते थे जो इंडिया में रहते थे, ग्रीक्स वेयर कॉल्ड, इनको नाम बड़े प्यारे दिए जाते थे, कॉल्ड्स यावनास, यानी इनको अक्सर यावनास इज्जत से पुकारा जाता था, या फिर ज्यादातर अगर और प्यार आ जाए तो इनको योनास भी कहा जाता है। और एंशियंट बुक के अंदर ये पूरा कंप्लीटली मेंशन भी। अब सवाल आता है कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद जब ये मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई तो फिर सुंगा डायनेस्टी आ गई। अब सवाल था कि क्या सुंगा डायनेस्टी भी इनका ख्याल रखेंगे? क्या कान्वा डायनेस्टी ने इनका ख्याल रखा? क्या सत्यवान डायनेस्टी ने इनका ख्याल रखा? और जब फिर डेमेट्रस आया तो क्या इस कम्युनिटी ने उनकी हेल्प की थी? वो कुछ अपने ही लोग होते हैं जो हेल्प भी करते हैं, और फिर इस तरीके से इन्वेजन जो स्टार्ट हुआ। तो हमें ये पता चलता है कि इन बिटवीन जब हम इनिशियली स्टेज पे बताते हैं, इसको लिख लीजिएगा। मैं ज़्यादा डेट्स मेंशन नहीं करवाता हूँ क्योंकि बिकॉज डेट्स में हम बहुत वेरी कर जाते हैं। हम सीधा एक में भी, फिर भी अगर आप लिख लें तो कहीं भी ऐसा माना गया है, मोस्ट प्रोबेबली इन द सेकेंड सेंचुरी BC टू द ऑरिजिन ऑफ द फर्स्ट, अब ये ऐसे लिख ही लें वैसे, सेकेंड सेंचुरी BC, सेकेंड सेंचुरी BC मोस्ट प्रोबेबली लिख लीजिएगा। द ऑरिजिन ऑफ, अब ये इनका ऑरिजिन कैसे होता है, द ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, द ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। बेटा डेट के ऊपर प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, मैंने डेट लिखाता नहीं हूँ क्योंकि फिर वही है कि सर इस बुक पे ये है, इस बुक पे ये है। हमें ये पता चलता है कि जो इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो ग्रीक, अब ये तो आपको पता चल गया कि इंडिया के अंदर वो रहते हैं स्मॉलर कम्युनिटी में। इंडो ग्रीक किंगडम जो है, ये किंगडम है, अब ये बहुत बड़ा किंगडम है। कल तक तो इन्होंने नियर अबाउट कह सकते हैं, इंडो ग्रीक किंगडम हैज रूल्ड ओवर बाय 30 years, 30 हेलेनिस्टिक जो किंगडम्स थे, किंग्स थे इन द नॉर्थन वेस्टर्न एंड द नॉर्थन इंडिया। कुछ 30 एरियाज थे जिनके ऊपर ये रूल करते थे। और फिर हमें ये लगा कि जब इनका रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा, यानी ऐसा नहीं है कि इंडिया में आके ये स्ट्रांग हुए, पहले इन्होंने अपने लोकल एरियाज में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा दचका इंडिया को लगा था दैट वाज व्हेन द ग्रीको बैक्टीरियंस, राजा ग्रीको बैक्टीरियन, यहाँ से वो शुरुआत हुई। बैक्टीरियन किंग डेमेट्रस, ये नाम आज भी हमें याद आता है, और कहा जाता है कि इस बंदे को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर आपस में लड़ाइयाँ बहुत चल रही थी,
ही अटैक्ड इंडिया, भारत को इसने अटैक किया इंडिया, एंड ही ऑक्यूपाइड नंबर ऑफ प्लेसेस, और सबसे मेजर एरिया जो उसने लिया, ऑक्यूपाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउदर्न, जो कल तक भारत का था, भारत की अपनी लोकल डायनेस्टी साउदर्न अफगानिस्तान को इसने कैप्चर कर लिया, और फिर बैठ के आराम से वहां पे, एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब। भाई सेम आपको वही लग रहा होगा कि सर जैसे हम लोग आर्यन डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका चला जाएगा पंजाब का एरिया, यहाँ पे चला गया आपका अफगानिस्तान का एरिया, तो भाई आप तो कमजोर हो जाएंगे ना, तो फिर तो आपको हराना बहुत ईजी है। अब आपके ऊपर अटैक होगा, और यहाँ से हमें ये बड़ी क्लियर बात पता चलती है कि ये लोग इतने स्ट्रांग थे, द ग्रीक किंग्स। अब ये बड़ा क्लियरली मेंशन है कि द ग्रीक किंग ने क्या चीज ऐसी की, खासकर डेमेट्रस ने, और फिर उसके बाद जो आने वाले किंग थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी थी, अंडरस्टूड। अब उनको पता था कि रूल करने के लिए सिर्फ वॉर करने की जरूरत नहीं है, तभी कहता हूं कि पीछे का एक्सपीरियंस उनका बड़ा काम आया। इंडियन कल्चर, इन्होंने भारत के कल्चर को बहुत अच्छे से समझा, और यकीन माने ये कॉपी एंड पेस्ट हुआ है, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे, तो उन लोगों ने भी इंडिया को अटैक क्या किया, तो पहले नहीं किया, इनिशियली फेज में वो सिर्फ इंडिया का कल्चर समझ रहे थे, सो दैट दे अंडरस्टैंड। तो वो कल्चर जो है ना, क्योंकि आप रूल, वॉर की वजह से आप 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन किसी के ऊपर दबाव बना सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने किया ना कि इंडिया का कल्चर पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश की, भाई ठीक है पहले समझ लो क्या चाहते हैं ये लोग, फिर हम इनके ऊपर अटैक करेंगे और कल्चर अपना लगा देंगे, तो फिर तो मिक्स हो जाएगा। अब इंडिया का कल्चर, और फिर इन्होंने जो आ, इनको जो समझ में आया कि कल्चर के बाद कि इंडिया में वीकनेस क्या है, और फिर वहां से एंड बिकेम ए पार्ट ऑफ, एंड बिकेम अ पॉलिटिकल, अब इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में पार्ट लेना शुरू कर दिया, एंड दे बिकम ए पॉलिटिकल एंटिटीज, यानी कि इंपॉर्टेंट हो गया। अब इनके बिना इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं चलेगा। मैं कहता हूं ना, वॉर, एक होता है वॉर एंड डिप्लोमेसी, जो अर्थशास्त्र में वो इन्होंने खेली, और ये सेम अंग्रेजों ने इनको कॉपी मारा कि भाई इसी तरीके से वो पहले आए, उन्होंने पहले हमारा कल्चर समझा, जब उनको कल्चर प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गया, तो फिर भाई उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में, जब आप किसी के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर आपके राह खुल जाते हैं। अच्छा ये तो ठीक ही है, चलो अब आपने पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन एक और चीज जो उन्होंने की ना, वो ये था कि दे मिक्सड अप देमसेल्फ, दे मिक्सड अप, अब इन्होंने अपने आप को मिक्स कर दिया, मिक्सड अप विद इंडियन कल्चर। अब ये पहचानना भी मुश्किल हो रहा था कि भाई ये यावनाज हैं या इंडियन ओरिजिन के, द इंडियन कल्चर पूरी तरीके से एंड ए ग्रीक कल्चर इन्हें मिक्स कर दिया। अब क्या कर रहे हैं ये लोग कि भाई जो सिक्के दे रहे हैं ना, उन सिक्कों के ऊपर एक साइड से जैसे हेड एंड टेल होता है, एक साइड से ग्रीक के गॉड और दूसरे साइड से बुद्धा। अब लोग भी परेशान, तो ऐसे लोगों को पहचानना ना बहुत मुश्किल होता है। और उन्होंने फिर वही 30 साल जो है फिर रूल किया, मजेदार रूल हुआ, और हमें जो है वो सारी जो जानकारी है, फिर द बेस्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड द किंगडम ऑफ द ग्रीको किंगडम, जो सबसे बड़ा सोर्सेज जो हमारे पास है ना, वो इनके सिक्के हैं। हमारी सारी जानकारी जो है वो कॉइन से आती है, क्योंकि इन्होंने जो सिक्के दिए हैं वो बहुत ही वेल फाइनेड सिक्के हैं, और ज़्यादातर डिग करके ही हमें निकले हैं। और इनके ऊपर आपको याद होगा, प्लस प्लस हम लोगों को ग्रीक इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं, और उन इंस्क्रिप्शन को पढ़ के हम लोग कह सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर इन्होंने रूल किया। मोस्ट ऑफ द जो हमें कॉइन्स मिली हैं, यानी कि जो इनके सिक्के मिले हैं, वो इंडियन डाइटीज के ऊपर है। बड़ी बड़ी एक अजीब सी बात है कि उसके ऊपर इन्होंने भगवान जो है ना इंडियन डाइटीज के रखे हुए हैं। लेकिन ये कहना कि सर फिर कैसे हमें पता चला, तो ऐसा कह सकते हैं प्लस ग्रीक गॉडेसेस भी थे, ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस, तो उससे हमें पता चला कि भाई ये लोग बड़े ही टैलेंटेड थे, और इन्होंने अपने आप को मिक्स करने के लिए ये सारी चीजें की। अच्छा अगर आप देखेंगे, अब सवाल ये है कि सर फिर कैसे आगे कहानी बनी। अब डेमेट्रस ने पूरी तरीके से लोगों को बता दिया कि भाई देखो क्या करना है, लेकिन अचानक से उनकी डेथ हो गई। अब सवाल यह था कि उनकी डेथ के बाद अब इंडिया के ऊपर किस तरीके से रूल किया जाए। सो अब हालात थोड़े से डिफरेंट हो गए आफ्टर द डेथ ऑफ, अभी तक सब कुछ चल रहा था ठीक, आफ्टर द डेथ ऑफ डेमेट्रस, जैसे ही डेमेट्रस की डेथ हो जाती है, और बड़ा एक राजा है जिसने तो अटैक ही करवाया,
उनकी डेथ के बाद थोड़ी सी सिचुएशन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर सिविल वॉर शुरू, अब यहाँ पे द सिविल वॉर स्टार्टेड। सिविल वॉर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, द सिविल वॉर्स अमॉन्ग द, अपने लोगों के बीच में हो गई मनी बैक्टीरियन किंग की। भाई देखिए, एक कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा और दूसरा कह रहा है कि भाई मैं राजा बनूंगा। अब वो कहानी वही वाली हमारे जैसी थी कि भाई देखिए, एक राजा जो है वो मर जाता था, फिर उसके पुत्र कहते थे कि भाई हमें बनना है और हमें बनना है। तो शायद हम ये मानते हैं कि ग्रीको बैक्टीरियंस लोगों ने काफी टाइम तक रूल किया होता, लेकिन उसका रीजन ये बन गया कि उनके राजा की डेथ हो गई। फिर वही वाली बात है कि फिर वीक सक्सेसर आते हैं। आदू ने बोला कि भाई हम ये एरिया लेंगे, आदू ने ये, तो हर कोई जो सेंट्रल अथॉरिटी थी ना, वो कमजोर होना शुरू हो गई। अब इनके बीच में आपस में काफी सारी लड़ाइयाँ और सिविल वॉर बहुत ज्यादा फैल गया। तो इसी बीच में काफी सारे लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, बोला भाई हम तो अब आपके अंडर रहेंगे भी नहीं। तो नंबर ऑफ बैक्टीरियन किंग्स जितने भी उस समय ग्रीक किंग्स थे, फैसिलिटेड देमसेल्फ द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ द, फिर एक किंगडम जो बनाया गया, एक अंडर जो किसी के बनाया गया, दैट वाज एपोलो। प्लीज बेटा इसका नाम याद रखिएगा, अगर डेमेट्रस के बाद किसी को हम याद करते हैं तो वो ये बंदा है। अब ये बंदा इंडिया के ऊपर ये कहेगा कि भाई अब जो कुछ होगा वो मेरे थ्रू होगा, और मैं ही हूँ जो आपको अब जीत दिला सकता हूँ और इंडिया को कंट्रोल कर सकता हूँ। इनका नाम था APP, आई होप अपोलो, APOLLO, अपोलो डोरस फर्स्ट। ये बना पहला, जो सिविल वॉर के बाद जो सिचुएशन बनी वो ये थी। अब अपोलो डोरस जो फर्स्ट है, वॉज द फर्स्ट प्रॉपर, हम ये लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू सम इंस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं, वॉज द फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर इंडो ग्रीक किंग। क्योंकि तब तक पूरी तरीके से डेमेट्रस तो थे ही थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद प्रॉपर हम ये कह दें ना, तो फिर अपोलो डोरस फर्स्ट को हम ये क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने इंडिया को कंट्रोल कैसे करना है, किस तरीके से हम लोगों को इंडिया के एरियाज को कैप्चर करना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो क्रेडिट दिया जाता है वो ये है कि डेमेट्रस ने अटैक करवाया और उनकी डेथ के बाद अचानक सिविल वॉर हो गई, और फिर फाइनली अपोलोडोरस जो है वो फर्स्ट जो है वो यहाँ के किंग बनते हैं और वो इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि जब ये बने, ये किंग बन गए, तो अब ये देखना था कि इंडिया के ऊपर एक्सपेंशन कैसे होता है। फिर यहाँ पे हमारे लिए एरिया आता है जो गंधार का एरिया है, जो कि इनके इन्हीं का इन्फ्लुएंस था। गंधार में इन्होंने बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर भी किया है। गंधारा एरिया एंड द एरिया कॉल्ड वेस्टर्न पंजाब, यानी डेमेट्रस के मरने के बाद ये दो एरिया, गंधार एरिया और वेस्टर्न पंजाब का एरिया, वे आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस किंगडम। एसी किंगडम में आ गए तो गंधार एरिया वेस्टर्न, तो एक्सपेंशन होने लगा, स्टार्ट हो गया। इसी बीच में देर आर मनी किंग्स, कुछ और भी किंग्स थे इन द इंडो ग्रीक, जो कि वेयर सम वेयर लाइक द बुद्धिस्ट, कुछ लोग जो है वो बुद्धिज्म को पूजा भी करते थे, और उन्होंने भी एक्सपेंड किया अंडर द ग्रीक किंग रूल्स, तो उन्होंने भी ये कह दिया। और उसमें हमें ये पता चला कि जो ग्रीक किंग्स थे उन्होंने अप्लाई किया कि हम लोग इंडिया को अगर गुलाम कर सकते हैं, वो सिर्फ एक कल्चर की वजह से नहीं कर सकते, हम अगर कर सकते हैं तो हम लोगों को इंडिया के रिलीजन के अंदर घुसना पड़ेगा। अब इन्होंने इस जगह का बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, अपोलोडोरस की भी बात कर रहा हूँ और सबकी। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लोर किया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये हम अलग भी पढ़ेंगे, इनका आर्ट है ये स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ से इन्होंने मूर्ति पूजा और सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को क्या किया, बुद्धिज्म की हेल्प ली, यानी बुद्धिज्म की बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारी उन्होंने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। और क्योंकि पहले लोग बुद्धा को पूछते ही नहीं थे, बुद्धा वॉज ट्रीट लाइक ए टीचर, अब तो इन लोगों ने महायाना बुद्धिज्म टाइप हो गया। तो और आज भी अगर आप देखेंगे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट या माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो उस पर ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, उस पर जो आर्ट किया गया है वो ग्रीको आर्ट। अब ये समय कुछ ऐसा था, लेकिन जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड इंडिया की हिस्ट्री में आया, वो आया जब इंडिया के अंदर एक नया रूल आएगा, और ये रूल किया था इंडिया के अंदर, दैट इज नोन एज मनेंडर। अब इनकी कहानी के बारे में इसलिए हमें थोड़ा सा सही है
क्योंकि इनकी एक पूरी बुक ही हमारे पास है जिसमें हमें ये पता चला था कि इन्होंने नागा सेना के साथ मिलके बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया और फिर वहाँ पे उनके डायलॉग्स आपस में होते हैं। इनके अलग अलग नाम दिए गए, हर बुक में इनका अलग अलग कंसेप्ट है। कहीं पे इनको जो है मनिंदर का नाम दिया गया है, मनिंद्रा। किसी बुक में आप इनको पढ़ेंगे तो मनिंदरा के नाम से दिया गया है, ठीक है। कहीं पे आपको मलिंडा देखने को मिलेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक ही है और बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है। अ, बाकी के नाम भी इनके शायद हो सकते हैं, आई होप कि सॉटर एक नाम यूज किया गया है इनके लिए, दैट इज नोन एज मनिंडर, मनिंडर सॉटर, SOTER, ये नाम भी यूज किया गया है। अब ये ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ, पहला किंग है ये आप देखिए किस राज्य से मिला। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ बैक्ट्रिया, फर्स्ट किंग। और इनका किंगडम अलग अलग से चल रहा है जो एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक, रावी रिवर, रावी रिवर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द ईस्ट, ईस्ट साइड से लेके टू काबुल इन द अफगानिस्तान। तो अब काफ़ी अच्छा खासा एरिया है बंदे के पास, तो ये अटैक करना। और फिर उसके कहा जाता है कि ये तो खाली ईस्ट की बात नहीं है। सो इन द वेस्ट साइड, इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द साउथ, स्वात वैली, स्वात वैली in the northern side, in the north, in the north to the in Afghanistan। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल एरिया, बहुत लंबा समय भी इन्होंने बिताया है इंडिया के अंदर। एंड हमें ये पता चलता है कि ही वेंट एज फार एज द राजस्थान का एरिया एंड टू पाटलिपुत्रा। तो हम लास्ट पे ये करते हैं कि इन्होंने ना पाटलिपुत्रा एरिया को कैप्चर कर लिया था। तो पाटलिपुत्रा जो किसी ने कैप्चर नहीं किया, वो मलिंडर ने अपने अंडर कर लिया था। अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट हुआ करता था और ये माना जाता है कि इन्होंने आपके अपने, जब ये क्योंकि ग्रीक हैं और ये ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस को मानते हैं, तो ये माना जाता है कि ये बुद्धिज़्म को कन्वर्ट हो गए थे इनटू ए बुद्धिज़्म और बाद में इन्होंने बुद्धिज़्म के लिए बहुत काम किया है। फिर इनके बेटे भी आए, उनका नाम स्ट्रेटोफस था, यानी कि पिता के नाम से ही जाने जाते हैं। और बट वो भी बहुत जल्दी मर गए। लेकिन हमारे पास जो एक बुक है, जिस बुक के अंदर हमारे पास एक कंप्लीट जानकारी है, एक बुक का नाम हमारे पास है दैट इज नोन एज मलिंडा पाना। अच्छा, ये बुक बेसिकली एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, मलिंडा पाना। अच्छा, ये बुक जो है बेसिकली एक डायलॉग बुक है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ और इसी से हम पता कर सकते हैं कि कैसे रूल किया है। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ए डायलॉग बिटवीन, दो बंदों के बीच में एक कन्वर्जेशन होती है और एक साइड से जो थे बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने मलिंडा को कहा था कि आपको बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए। बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड नागासेना, उनका नाम था नागासेना एंड मलिंडा। तो मलिंडा उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि अगर आपने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लूंगा। तो उस बुक को बेसिकली मलिंडा पाना कहा जाता है। और द स्क्रिप्ट इज अवेलेबल इन द पाली लैंग्वेज, पाली वर्जन, पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल। ऑरिजिनली अगर आप मुझे, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो मैं ऑरिजिनली अगर आप देखेंगे ये बुक किस में लिखी गई है, द ऑरिजिनली दिस बुक हैज बीन रिटन इन द संस्कृत, ये याद रखिएगा। और फिर मलिंडा जो है लेटर ऑन लास्ट पे जब ये पूरे डायलॉग खत्म हो जाएंगे, उनको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सो देन मलिंडा एक्सेप्टेड द बुद्धिज्म एंड कन्वर्टेड। फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो गंदार एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे, सिर्फ वो बुद्धा किज्म, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। तो इस पूरे पीरियड में आपको ना उनके आर्ट एंड कल्चर का वो फ्लेवर जो है ना, वो बुद्धिज्म से देखने को मिलेगा और लगेगा कि वाकई ये सारी चीजें हुई। आई होप क्लियर है, प्लीज काइंडली डू लेट मी नो।
तो नेक्स्ट फेज में हम लोग इनके पूरे रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज गो अहेड।